नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में बात करेंगे। कल अपन दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ा था, उनमें राष्ट्रकूट है जो अपन ने पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। इसके सन की बात करें, अपन टाइम ऑफ पीरियड की बात करें तो 8वीं से लगाकर 12वीं शताब्दी के बीच का जो काल है, उस काल के मध्य कौन कौन से राजवंश उभरे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, राजा मिहिर भोज किस वंश का शासक था? राजा मिहिर भोज किस वंश का शासक था? प्रतापी राजा हुआ था बहुत ही। तो ये गढ़वाल वंश का था, सोहान वंश का, या गोहिल वंश का, या प्रतिहार वंश का? कौन से वंश का शासक था ये? जल्दी से बताइए। तो ये शासक था प्रतिहार वंश का। किसका था? प्रतिहार वंश का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मिहिर भोज शासक कब बना? ये राजगद्दी पर कब बैठा? प्रतिहार वंश का बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में नाम लिया जाता है राजा मिहिर भोज का। तो ये शासक कब बना था? 723 ईस्वी में, या 804 ईस्वी में, या 840 ईस्वी में, या 864 ईस्वी में? कब ये बना था? जल्दी से बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। 840 ईस्वी में ये शासक बना था। 840 ईस्वी में लगभग इसने 50 वर्षों तक शासन किया था। 50 वर्षों तक शासन किया था। और इसकी एक विशेषता रही है प्रतिहार वंश की कि विदेशी शक्तियों को भारत में आने से इन्होंने रोक के रखा। जो सिंध की साइड से जो विदेशी शक्तियां भारत के अंदर जो प्रवेश कर रही थी, उसको आने से इन्होंने प्रतिहार वंश वालों ने रोका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण वंश के रूप में नाम लिया जाता है गढ़वाल वंश का। जयसंध, संदरदेव, बारमल, या विक्रमादित्य? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है संदरदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? संदरदेव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन रहा? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो ये संदरदेव, पृथ्वीराज, या जयसंध, या नागभट्ट? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन रहा? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक रहा था जयसंध गढ़वाल। जयसंध गढ़वाल। चलिए गढ़वाल वंश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर इन्होंने अधिकार किया था, प्रतिहारों को हराकर। और शासक बना था जयसंध। ये 1170 ईस्वी में कन्नौज का शासक बना था जयसंध गढ़वाल। गौर वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। कई बार अपन पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के पहले तो इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने इनके ऊपर आक्रमण करके इनको परास्त कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में गढ़वाल वंश समाप्त माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन बना? सोहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन बना? विग्रहराज, पृथ्वीराज, नागभट्ट, या पृथ्वीराज तृतीय? कौन बना था इनका? इनका प्रथम जो शक्तिशाली शासक बना था वो बना था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन बीसल देव के नाम से जानते हैं। बीसल देव, ये इनका प्रथम प्रतापी शासक बना था। अपने दिमाग में सीधा प्रतापी शासक सोहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय का था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय अंतिम प्रतापी शासक हुआ था, लेकिन प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव संदेल के मध्य संघर्ष कब हुआ था? कौन से सन की बात करता है? महोबा का शासक था पृथ्वीराज संदेल। पृथ्वीराज संदेल और पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव संदेल के मध्य संघर्ष कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, या फिर 1184 में, या 1185 में? 1191 में
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ में, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गया था पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया था और बंदी बना लिया था। 1185 में परमार्दी देव संदेल के मध्य और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य युद्ध हुआ था। चलिए सोहान वंश के बारे में थोड़ी अपन और चर्चा कर लेते हैं। सोहान वंश का जो शासन हुआ करता था वो अजमेर व सांबर का जो क्षेत्र था उन पर इनका शासन हुआ करता था। अजमेर व सांबर पर कौन से वंश का अधिकार था? तो वो वंश था सोहान वंश। सोहान वंश का यहाँ पर अधिकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुहिल वंश का प्रथम पराक्रमी सम्राट कौन बना? गुहिल वंश का प्रथम पराक्रमी सम्राट कौन बना था? राणा अमीर, बप्पा रावल, नागभट्ट या राणा प्रताप? कौन बना था? गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक बना था वो था बप्पा रावल, जिसको काल भोज की उपाधि प्राप्त थी। काल भोज वो प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है गुहिल वंश का। सिसोदिया वंश किस वंश की ही एक शाखा है? सिसोदिया वंश किस वंश की ही एक शाखा है? तो ये है गुहिल वंश की ही एक शाखा है, जिसको बाद में सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। इनका प्रथम जो सम्राट माना जाता है वो था श्री गोहिल करके। गोहिल वंश की स्थापना की थी श्री गोहिल ने। प्रथम पराक्रमी सम्राट हुआ था इसमें बप्पा रावल व नागभट्ट ने सिंध को अरब आक्रमणकारियों से मुक्त करवाया था, खाली करवाया था। सिंध पर जो अरब आक्रमणकारियों का युद्ध होते रहते थे उनको मुक्त करवाया था बप्पा रावल और नागभट्ट ने। नागभट्ट जो सोहान वंश का शासक हुआ करता, गोहिल वंश का शासक था बप्पा रावल। इन्होंने मिलकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से बसाया था। यही आगे चलकर सिसोदिया वंश कहलाया था। इनके प्रतापी शासक हुए थे। बहुत ही चर्चित जो वंश रहा है ये राणा हमीर है, क्षेत्र सिंह है, जिसको राणा मोकल है, राणा कुंभा है, राणा सांगा, प्रताप, राणा राज सिंह के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आला और उदल का संबंध किस वंश से है? आला और उदल का संबंध किस वंश से है? आला और उदल दो प्रतापी सैनिक थे। इनका संबंध किस वंश से माना जाता है? सोहान वंश से, गहड़वाल वंश से, या संदेल वंश से, या सोलंकी वंश से? इसका संबंध किस वंश से रहा? तो इनका संबंध रहा, सीधा सीधा संबंध रहा था परमार्दी देव संदेल। परमार्दी देव संदेल जो संदेल वंश का शासक था उसके साथ इनका संबंध रहा, जो महोबा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे पृथ्वीराज तृतीय के सामने, आला और उदल। इसी प्रकार राजस्थान में कई सैनिकों की जोड़ियां जो प्रसिद्ध है, उसमें रणमल रतिपाल जो राणा हमीर के प्रतापी जो शासक सैनिक थे। उसी प्रकार गोरा और बादल जो रतन सिंह के प्रतापी सैनिक हुए थे। इसी प्रकार आला और उदल का संबंध रहा परमार्दी देव संदेल के वंश के शासक थे परमार्दी देव संदेल के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। परमार वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ था? परमार वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ था? राणा हमीर, राजा भोज, या राणा सांगा, या वीर विक्रमादित्य? परमार वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ था? तो परमार वंश का प्रतापी शासक हुआ था राजा भोज नाम का था। वो परमार वंश को आगे तक बढ़ाया और परमार वंश के इस राज्य को बढ़ाया। बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय किस वंश का शासक था? मोहम्मद गजनवी ने जिस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसमें सोमनाथ पर किस वंश का शासन हुआ करता था? परमार वंश का, पाल वंश का, सोलंकी वंश का, या प्रतिहार वंश का? किसका शासन हुआ करता था उस समय? जल्दी से बताइए।
सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई? राष्ट्रकूट वंश के, या परमार वंश के, पाल वंश के, या सेन वंश के? किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? जो पूर्वी भारत में स्थापित थी विक्रमशिला, तक्षशिला जो पश्चिमी भारत में थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासकों द्वारा की गई थी। पाल वंश के शासकों द्वारा की गई थी। चलिए आगे 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के साहित्य और कला की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य अपने को पूछे जाते हैं। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध नामक साहित्य की रचना किसने की थी? कवि माघ ने, कवि माघ ने की थी। भीनमाल के कवि माघ ने की थी। अगला कीर्तार्जुनियम की रचना किसने की थी? कीर्तार्जुनियम की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी सारवी ने। किसने की? सारवी ने। राजतरंगिणी की रचना किसने की? राजतरंगिणी की रचना की थी कलहण ने। किसने की थी? कलहण ने। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। इसको आप ऐसे भी याद रखते हो, जिसकी जय जयकार होती है उसके गीत गाए जाते हैं। जिसकी जय जयकार होती है उसके गीत गाए जाते हैं। और राजतरंगिणी को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। राज करना है तो पहले कलह तो होती है। कलह का मतलब युद्ध, युद्ध तो होता ही है। राज में क्या होता है? युद्ध होता है। तो राज से कलहण, कलह से कलहण हो गया राज से। आगे इसको अपने याद करें सारवी के ग्रंथ कीर्तार्जुनियम को, जिसकी चारों तरफ कीर्ति होती है। सारवी से चारों तरफ कीर्ति से कीर्तार्जुनियम, जिसकी चारों तरफ से कीर्ति होती है वो सारवी, सारवी का ग्रंथ हो गया कीर्तार्जुनियम। और अगला है शिशुपाल वध। शिशु, शिशु किसका होता है? माँ का होता है। तो माँ से माघ, शिशु से शिशुपाल वध। शिशुपाल वध की रचना की थी माघ ने। चलिए आगे स्थापत्य कला की बात करें। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में। और जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर तो पुरी में, सबको पता ही है पुरी में। सूर्य मंदिर कोणार्क। लिंगराज मंदिर है जो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान एवं दिल्ली की सल्तनत के मध्य क्या संबंध थे, उसके बारे में कल अपन अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।